All right, hi everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. कैसा गया आप लोगों का टेस्ट? सर बहुत गंदा। गंदा सर। बहुत ही बेकार। बहुत सिली मिस्टेक। ऐसा कैसे, मतलब इतना इजी पेपर था? सर बिल्कुल नहीं सर। बहुत अच्छा तो ऑप्शन मार्क पेपर उल्टे ऑप्शंस मार्क कर दिए क्वेश्चन सर पढ़े। आपने चीटिंग की, आपने इजी बोल के टफ किया। टफ पेपर लगा तुम लोगों को वो? नहीं सर टफ सर, नहीं था। नहीं सर सर, कुछ क्वेश्चंस तो डीपीपी में से थे। सर लास्ट वाला टफ। ट्विस्ट था कुछ। सर क्वेश्चंस काफी इजी कैलकुलेशन पेपर। में थोड़ा टाइम लगता है। 3-4 इजी लास्ट थे वाला पर तो बाकी DPP सब 3 का मॉडरेट थे। टाइम कंज्यूमिंग। देखो, the only thing in the paper was, I can say that calculations were a little time consuming. यस सर, टाइम में थोड़ा लास्ट में That is the only thing which I'll agree to. ठीक है? और उसमें Yes, भी sir. आपको लाइक जो लेवल था पेपर का, that was not bad. It was easy to moderate only. ठीक है? मतलब अगर मैं It आपके was a साथ good में paper, sir. एक एक करके वो क्वेश्चंस डिस्कस करने चाहूँ, ठीक है, if I go and discuss each and every question in that paper, I can give you an almost similar question that is there in the booklet. यस सर, लास्ट क्वेश्चन जो डीपीपी 3 से कॉपी। हाँ सर। ठीक है, मतलब अगर सारे के सारे नहीं, but 80% questions I can like map them to a similar question in one of the practice materials that you have solved. Sir, we have done more difficult questions in the class. हाँ सर। हाँ, एक दो तो आई थिंक डेटा भी सेम आ ही गया होगा। सर मुश्किल नहीं था, लेकिन टाइम लग गया कैलकुलेशन। Sir, will you be discussing it like हाँ। in the doubt lecture? तो सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग आपकी इसमें ये थी कि आप लोग क्या है, थोड़ा कॉन्फिडेंस में उड़ रहे हो एंड यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग कैलकुलेशंस, राइट? सो दैट इज एक्चुअली द बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेस्ट। क्योंकि उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इफ आई गिव यू द टाइम, ठीक है, अगर मैं आपको अभी वो वही का वही पेपर वापस से बोलूंगा, आराम से 2-3 घंटे लेकर सॉल्व करो सर आराम से तब तो पूरा हो जाएगा। आराम से हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो द ओनली कैच इज दैट आप लोग मूल कंसेप्ट एज अ चैप्टर समझ रहे हो, ठीक है, बट दैट स्पीड हैजंट बिल्ट येट। ठीक है, एंड दैट स्पीड हैजंट बिल्ट येट बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, उसका कोई सर शॉर्टकट टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए ना, मतलब 1 घंटे में इतने क्वेश्चंस हो ही जाने चाहिए वैसे टाइम। हाँ, मतलब अभी आपका लाइक सर 1 आवर में कितना होना चाहिए? सो लेवल पे डिपेंड करता है ना कौन से एक्सरसाइज। हाँ, मतलब डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस दैट यू आर प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो अब आपको कैसा करना चाहिए, मूल कंसेप्ट कि अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ऑफकोर्स टाइम लगेगा, ठीक है, बट आप जैसे टेस्ट पेपर्स उठाओगे, टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करोगे, मैं आपके साथ और शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो उनको टाइम्ड मैनर में करने की आपको अब प्रैक्टिस बनानी है। ठीक है सर सर कुछ भी हो, मजा आया था दैट इज गुड। मतलब क्योंकि देखो आते हुए क्वेश्चंस है ना, तो ऐसा नहीं लगता, मतलब पेपर देते हुए ऐसा नहीं लगता कि अरे ये तो क्या ही पूछ लिया, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा, तो दैट वे इट वाज स्टिल ओके। बट ठीक है, चलो आपका आएगा रैंक लिस्ट वगैरह, स्कोर डाल दिया? यस सर, डाल दिया सब डाल। तो मेरे को भेजो, बकवास है पर ठीक है, ग्रुप पे भेज दो मेरे को। Sir, 10 people got full. 10 हाँ सर। सर मेरा भी आना होता, मैंने एसटीपी एनटीपी में सिली मिस्टेक कर दी। वैसे मतलब मैंने पेपर इजी सेट किया था ये वाला, इसमें एंटिसिपेटेड था कि फुल लेके आ जाएंगे बच्चे। सर जो डिफिकल्ट पेपर्स रहते हैं उसमें तो फुल आ जाता है, बस सिंपल वालों में नहीं आता। हाँ सर, वो पार्शियल वाले में दिक्कत होती है। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में अच्छे मार्क्स आ गए थे। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज मोर इजी टू कॉम्प्रिहेंड। अच्छा, this reminds me, actually there was this thing that I wanted to share with you because I want to get a like update from your side. ठीक है, अभी मत भरने बैठ जाना, ठीक है, I am sharing a link on your WhatsApp groups। मैं यहाँ पर भी चाहिए तो शेयर कर देता हूँ, ठीक है, but it's a self assessment of the chapters that have been completed। ठीक है, एक कंबाइंड टेस्ट है? नहीं, चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे हैं। तो सर क्या है? It's a revision form or something. No, it's not a revision form. It's a self-assessment to understand what is your status of that chapter. What is your level of preparation in that particular chapter? सर टेस्ट टाइप है क्या? नहीं, टेस्ट टाइप कुछ नहीं है. It's a form. It's a survey kind of a form. अच्छा सर, सर्वे कर रहे हैं।
ठीक सर है? ये बताओ क्वेश्चंस सर ये क्वेश्चंस पूछे क्वेश्चन जाएंगे कौन या से क्या चैप्टर पूछे के जाएंगे? रिलेटेड है? अरे चैप्टर टेस्ट नहीं है भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम मैंने लिंक भेजा है ना। अरे सर हैज ओनली कर आस्क्ड लेंगे। कि तुमने कितना किया है, एक बार खोल के सर देखो। बट कौन से how चैप्टर much के are you लिए ये है? prepared for each test? खोल के देख लो ना यार एक बार। तुम लोग एक बार खोल के देखो जो लिंक मैंने भेजा है। सर्वे है बस। काफी लंबा चौड़ा पे काफी पूछ। हाँ, अभी मत पढ़ने बैठ जाना, ठीक है? मैंने लिंक्स आप लोगों को ग्रुप पे भी शेयर कर दिए हैं और मैं यहाँ पे भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मत भरने बैठ जाना, नहीं ठीक है? सेव द लिंक्स एंड अच्छा, it doesn't have solving questions. It's just like no. It's just a feedback which I want to get from you in terms of how you are doing, ठीक है? In that chapter and it's more like basics भी करे हैं कि नहीं करे हैं ढंग से। सर इस तो उसके हिसाब से आप मुर्गा बनाएंगे। काश मैं बना पाता, ठीक है? सर अंडा भी निकलवाना, अंडा भी हम लोग ऑमलेट खाएंगे। वो अभी लिबर्टी मेरे हाथ सर में ये है। क्वेश्चन मोल कांसेप्ट के लिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले सब दोनों के लिए मैंने भेजा है आपको। आई हैव सेंट यू 2 व्हाट्सएप फॉर्म्स एज इन सॉरी गूगल फॉर्म्स on the WhatsApp group. Okay. The title of the form is the status of the chapter. It's a self-assessment which you will have to fill. It will be best if you fill it under the supervision of your parents because they would also be want to part of it. If you don't, then anytime, anyways in future, whenever your parents call me up to understand हमारा बच्चा हमारी बच्ची क्या कर रहा है, so I'm going to take these up with them. I'm going to discuss the quizzes that we have done. I'm going to discuss these status updates that we have done. और अगर आपके है ही नहीं, these are missing, तो फिर तो मैं बोलूँगा कि आपका बच्चा कुछ करता ही नहीं है। सर हर चैप्टर के लिए भेजोगे सर आप? ठीक है, हाँ। सो दिस इज समथिंग विच विल गो फॉर ऑल द चैप्टर्स वन बाय वन। अभी तक 2 ही हुए हैं आपके, तो उसी के लिए मैंने डाला है यहाँ पर, ठीक है? थैंक यू सर, इसकी जरूरत थी मुझे बहुत। ठीक है, ऑनेस्ट फीडबैक भरना, मतलब ऐसा नहीं कि इसका मैं कोई मतलब रैंकिंग पार्टिसिपेशन मार्क्स नहीं देना हूँ आपको इसमें। You need to be really honest with yourself in terms of understanding how you have been doing and what is your update. Okay, it is anonymous, it is not shared with anyone else apart from you and your parents. Okay, so make sure that this is something which you fill diligently. Take your time, no rush. ठीक है, अभी एक ने तो लाइक भर के भेज भी दिया है, ठीक है? मतलब शांति रखो, ऐसा नहीं अभी नहीं मांगा मैंने आप लोगों से। सर इससे तो यही पेपर मिल जाएगा ना कि हम लोग को क्या क्या करना होता है प्रिपरेशन क्या हाँ, मतलब दिस लिस्ट इंक्लूड्स अ सेट ऑफ बेसिक्स कि इतना तो करना ही होना चाहिए। अगर इतना भी नहीं करा है तो मतलब आप बेसिक भी पूरे नहीं कर रहे हो, देन यू आर आई थिंक not in sync with the class. Maybe you are distracted, you have some other priority, like you have some other commitments which you are prioritizing more. ठीक है? अब it can be anything, it can be academic, it can be non-academic, whatever it is, but then we need to be on the same page. ठीक है? Yes sir. Sir, is there a second part of mole? एक-एक करके बोलो। So when will you discuss paper doubts? पेपर के डाउट्स पे डिस्कस करते हैं, बट अभी एक बार मैं थोड़ा सा पढ़ा लेता हूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का अपना वो चलने देते हैं, बिकॉज सर एक तो ही है। हाँ, आई थिंक ज़्यादा नहीं होंगे उसमें, इक्के दुक्के डाउट्स होंगे। वो भी मतलब ऐसा है कि आप ग्रुप पे डाल दोगे तो कोई ना कोई महारथी जिनके पूरे नंबर आए हैं वो थोड़ा हेल्प कर दिया करो यार तुम लोग बच्चों की। सर वहाँ पर दंगा हो गया। हाँ सर, ठीक ठीक ठीक। Sir, is there a second part of mole concept also? वो हाँ, मतलब that will be taught in 12th class, मतलब वो एक redox वाला पार्ट रहता है, देखेंगे। Yes sir, because in the theory of Narendra Avasthi sir, there is a bit means which we have not studied. Yes sir. हाँ, वो मैंने merged equivalent concept. करेक्ट, वो वाले क्वेश्चन स्किप कर देना, लाइक इक्विवेलेंस वर्ड आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, रिडॉक्स वर्ड आएगा, वो वाले क्वेश्चन स्किप कर देना। दैट इज समथिंग व्हिच विल कवर लेटर। ओके सर। केवीपीवाई का आप लोगों का अलग से चल नहीं रहेगा कुछ? सर अभी तक स्टार्ट नहीं किया। सर कल आ भी गया डेट, अभी तक चालू नहीं हुआ कुछ। डेट आ गया। कल तो ऐड तो सर मैंने फोन भी किया था आज 5 या 7 o'clock पर वेबसाइट पे भी कुछ नहीं अपडेट अरे वेबसाइट बदल गई है, नया वेबसाइट। हाँ वही नई पे चेक किया, अभी अनाउंस नहीं। अरे ब्रो बट 5 o'clock को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है ना? हाँ यस। अभी क्या होगा ना, केवीपीवाई का आप लोगों का बैच बन जाएगा एक,
हर साल बनता है, इस साल भी बनेगा ही सही, यस सर। जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा केवीपीवाई ओरिएंटेड चीजें पढ़ाई जाएगी। देखो केवीपीवाई का लेवल एक्चुअली जेई एडवांस इनफैक्ट उससे थोड़ा सा कम लेवल का ही होता है, बट द फैक्ट इज कि केवीपीवाई में आप लोगों को क्या होगा, आगे के चैप्टर्स पूछेंगे, जो कि मतलब? अभी आगे आने वाले चैप्टर्स जो है ना, उसमें से भी क्वेश्चंस पूछ लेंगे। सर फिजिक्स में ऑप्टिक्स और करंट ऑप्टिक्स सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आता है से सर। पूछ लेते हैं। तो क्या मॉडर्न होगा, फिजिक्स से फिजिक्स में सर तो वो more of a इलेक्ट्रोस्टैट्स भी self-study. पूछते हैं। राइट, तो हाँ उसमें बायो का भी पूछते हैं। तो अभी हाँ क्या सर, होगा वो ना, सबसे दैट अच्छा। आप लोगों का केवीपीवाई का बैच बनेगा, ठीक है, एंड आई थिंक उसके लिए कुछ ना कुछ एक स्कॉलरशिप टेस्ट टाइप कुछ कंडक्ट कराएंगे, बिकॉज नॉट एवरीवन विल बी यू नो गिविंग केवीपीवाई का एग्जाम। हाँ सर, क्योंकि पिछले साल 350-400 बच्चे आ गए थे और हर क्लास ही स्पैम होता था हाँ हाँ, तो कुछ ना पिछले साल कुछ के 11-12 के बैच में। कुछ ना कुछ वो लोग एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बना के इसका, पिछले साल तो 10th को भी इंक्लूड किया था क्लास में। हाँ हाँ, हम लोग बैठे थे हाँ उसमें। हाँ हाँ हम हाँ बैठे वही थे। वही। ठीक है, बहुत तो मजा आता था सर उस क्लास में बैठ के। हाँ हाँ, तो एनीवेज वो लोगों को आप लोग का एक लगाएंगे जिसमें आगे के चैप्टर्स का बेसिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस हो जाएगा, सो दैट यू आर एबल टू आंसर। अदरवाइज केबीवाई का एग्जाम का लेवल इज रिलेटिवली इजियर, मतलब इट इज नॉट एडवांस लेवल डिफिकल्ट, इट इज मेंस और एडवांस के बीच में मान लो ज़्यादा। मतलब ये एक सेमी लल्लू। हाँ हाँ, बट डेफिनेटली इट इज अ गुड, one of the biggest advantages of giving KVPY right now is that IISc में you मतलब नहीं IISc के लिए तो एडमिशन के लिए तो है ही सही, is actually you get a benchmark at a national level आपका कैसा चल रहा है. It is one of the first things that you you know get to know right now in your 11th 12th class preparation. Sir, but it isn't it helpful to give 12th में, like 11th में they will even ask biology. हाँ बट वो 10th हाँ सर class सर, मतलब biology- जिसका बायो स्ट्रांग है सर, मतलब अब जिसका मैथ्स और बायो दोनों स्ट्रांग है सर, उसके लिए तो मतलब ज्यादा हेल्पफुल हुआ ना ऐसे स्ट्रीम। हाँ क्योंकि तो अब उसमें देखो कई बच्चे डिसाइड करते हैं, देयर आर लाइक बेस्ड ऑन डेलिब्रेशन, सम स्टूडेंट्स टेक अ कॉल नॉट टू गिव इट इन 11th क्लास बट टू गिव इट इन 12th क्लास, जहाँ पर वो सेग्रीगेटेड रहता है, SX और XB दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो बेस्ड ऑन So what would you recommend, like in 11th or directly in 12th? यार मतलब देखो ऑनेस्टली माय ओपिनियन इज बायस्ड बिकॉज आई लाइक हैव नो अफिनिटी फॉर बायोलॉजी, तो सर सेम। उस केस में ऐसा हो जाता है दैट आई एम लाइक कि मतलब मेरे को नहीं पढ़ना दोबारा बायो, ठीक है। तो हाँ तो 50 के आसपास जाता है, तो सर हम बायो को कॉम्प्रोमाइज करके मैक्सिमाइज पीसीएम में कर सकते हैं ना थोड़ा तो। लेकिन सर अगर मतलब सर अगर जो बायो वाले होते हैं उनका तो मैथ्स कुछ नहीं होता, जिनका मैथ्स होता है उनका बायो नहीं होता, तो सर जिसका दोनों स्ट्रांग है उसके लिए तो एसबी स्ट्रीम, मतलब एसबी से बहुत इजी ऐसे स्ट्रीम हो जाएगा ना, क्योंकि चारों सब्जेक्ट में अगर चारों सब्जेक्ट में सर 10 या मतलब 12-13 भी आ गया 25 में से तो भी क्वालिफाई हो जाएगा। And as far as So but bio is very scoring provided you rectify. हाँ सर, as far as I remember, I think you एक ही book can रखनी है। give KVPY like both 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी, जहाँ तक Yes, मुझे sir. याद है, एक बार कंफर्म कर लेना। तो अगर आपको देना है तो आप दे दो अभी, ठीक है। बायो पढ़ा जाए तो ठीक है, नहीं पढ़ा जाएगा तो भी मतलब like try to maximize your score in the other subjects and then 12th क्लास में वापस से दे दो with उसमें क्या होता है, पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाता है, बट वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट केवीपीवाई एग्जाम इज इट इज अलाइंड विद द जेई का सिलेबस, ठीक है। सर उसमें सेल्फ स्टडी भी करना पड़ता है ना, क्योंकि इधर तो पोर्शन ही कंप्लीट नहीं होता, मतलब इतना चैप्टर होता है। हाँ हाँ हाँ, तो वही मैंने कहा ना, अभी उतना पोर्शन कंप्लीट नहीं था। अभी जैसे आप लोगों को जो अगर आप 11th में केवीपीवाई का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में आगे जो चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे उनमें से भी क्वेश्चंस केवीपीवाई में पूछ लेंगे। तो इसके लिए अलग से बैच बना के ना आगे वाले चैप्टर्स के कुछ कुछ बेसिक्स आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि ये बेसिक्स तो पढ़ ही लो फटाफट कैप्चर देम एंड देन उसके बेसिस पे ट्राई टू आंसर। सर बट मैथ्स में नॉन रूटीन एस्पेक्ट भी आता है ना, लाइक नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री ज्यादा आता है। हाँ सर, वो बहुत भयंकर, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं मतलब सर, वो खाली मतलब वो अच्छा है ना। अरे वो 25 स्कोरिंग है में से- बहुत, हाँ, नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री। सर 25 में से 15 नंबर यही सब के नंबर थियरी के और ज्योमेट्री के आते हैं, बट वो स्कोरिंग है। हाँ मतलब पढ़ा हुआ है तो स्कोरिंग है, बट वो क्योंकि जेई के सिलेबस में नहीं है तो यहाँ पे तो पढ़ाते नहीं है, वो आपके लिए सेल्फ स्टडी टाइप ही हो जाएगा, या फिर समवेयर फ्रॉम दी अदर सोर्सेज या रेफरेंसेस, या फिर अगर शायद पढ़ा दें केवीपीवाई के लिए अलग से आप देखो, आई थिंक शायद पढ़ा देने चाहिए,
अगर उसका अलग से बैच बना रहा है तो। आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट दिस, तो वो आप एक बार सर से बात करना। सर अभी भी हम रजिस्टर कर सकते हैं KVPI के लिए? पेस की तरफ से कर लो। अभी तक चालू ही नहीं हुआ है, 5 बजे होगा। हाँ आज ही शुरू हो रहा है रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग डेफिनेटली लाइक रजिस्टर तो करो एग्जाम के लिए, ठीक है। मेक श्योर दैट अगर आपका लेवल, हाँ मतलब अभी आपको अगर पेस में स्ट्रगल हो रहा है, मतलब लाइक बेसिक्स ही नहीं समझ में पड़ रहे हैं अभी, लाइक जो मैंने फॉर्म दिया है उसमें आप जब पढ़ोगे और आखिरी में आपका चैप्टर का असेसमेंट आएगा दैट यू आर एट लेवल 1 और लाइक नॉट इवन एट लेवल 2 बट समवेयर बिलो लेवल 2, दैट मीन्स अभी आप यहाँ पे पहले ध्यान दे दो, ठीक है। मेक श्योर दैट यू हैंडल दिस वेरी वेल। हाँ सर, तो 12th तक एप्टीट्यूड बिल्ड हो जाएगा तो बाद में 12th में हाँ बिल्कुल। अदरवाइज क्या होता है ना, अभी ऐसे देखा देखी के चक्कर में कई बच्चे ये भी कर लेते हैं कि हाँ हम भी देंगे, फिर ना ये समझता है ना वो समझता है, एक पैर एक नाव में, दूसरा पैर दूसरी नाव में, और फिर उसके बाद में मतलब बीच में डूब जाता है। तो वो नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए प्रायोरिटाइजेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि KVPI का बैच बनेगा तो ऐसा मत समझना हल्के में रहेगा कि बस नाम के लिए स्टार्टिंग में एनरोल कर लिया कि हाँ इनको आ गया। KVPI का बैच बनेगा, उसकी अलग से क्लासेस होंगी ओवर एंड अबव व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। उसमें अलग से काम मिलेगा, अलग से वर्कलोड रहेगा, एंड दैट विल बी समथिंग व्हिच विल बी नॉट एज स्मूथ एज द रेगुलर लेक्चर्स और JEE एडवांस्ड। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको एकदम बेसिक से समझाते हैं, लर्निंग कर्व बिल्ड करते हैं। KVPI की क्लास में ऐसा होगा कि लाइक फटाफट समझो, सिलेबस खत्म करना। हाँ उतना टाइम ही नहीं है ना उसमें, उतना सर तब भी नहीं होता उसमें, टीचर्स बोलते हैं कि थोड़ा तुम लोग खुद भी पढ़ लो क्योंकि इतना थोड़ा तुम सिलेबस। पढ़ लो थोड़ा। हाँ सर, ये पिछले साल भी हुआ हाँ था, सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हुआ था। हाँ तो पिछले साल की क्लास में ही बैठा हुआ था। हाँ 10th वालों को घुसा दिया था सर मैं 11th भी 12th में। शुरुआत के पहले बैठा था, फिर छोड़ दिया। 500-600 बच्चे आते हैं। हम लोगों से 10th नहीं समझ रहा। हाँ वही। ठीक है चलो, एनीवेज कंटिन्यू करते हैं अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का पार्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्कशन चालू कर दिया था, एंड आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, आपको ध्यान में रखनी है आर द वैल्यूज, ठीक है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, you understand the background about how electronegativity is computed, Pauling scale, Mulligan scale. Even if you don't remember them in detail, it's okay, but at least you should remember the results, especially those elements जिनका मैंने आप लोगों के साथ में लिखा था electronegativity values in Pauling scale, किसका कम किसका ज़्यादा। Based upon those underlying factors of electronegativity, हम लोगों ने कुछ basic trends भी discuss किए थे कि overall trend कैसा रहता है, like it is अक्रॉस अ पीरियड डाउन द ग्रुप कैसा रहता है, बट इसमें हम लोग ज़्यादा एक्सेप्शंस पे फोकस नहीं करते, ठीक है। ट्रेंड्स आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट, एक्सेप्शंस आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज रिमेंबरिंग दोज एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज विच आई हैड आस्क्ड यू, ठीक है। अब जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ठीक है, दैट इज एक्चुअली द एप्लीकेशंस वाला पार्ट। दिस इज समथिंग विच इज क्रूशल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज अ प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी सारे रहते हैं बुकलेट में, इनसे पूछे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करे जाते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन आप यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है। लेट्स लुक एट द फर्स्ट एप्लीकेशन, इट इज नेचर ऑफ बॉन्ड एंड आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। सो ये पहला एप्लीकेशन है इसका, नेचर ऑफ बॉन्ड एंड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। सो एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये है दैट अगर दो एलिमेंट्स के बीच में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, then there is a greater chance that they will end up making an ionic bond. Right? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट का दूसरे कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन को खींच के रखने का टेंडेंसी ज़्यादा है, राइट। सो टिपिकली कैसा होता है, अगर आप S ब्लॉक के मेटल्स के बारे में नोटिस करो, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यूज लेस देन 1 रहता है, ठीक है। एंड आप P ब्लॉक के जो ये ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, इनके बारे में नोटिस करो तो इनकी रिलेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हाई रहती हैं। तो इनके जब कॉम्बिनेशन से कंपाउंड्स बनते हैं तो दे आर फाउंड टू बी शोइंग आयनिक नेचर, राइट। नाउ हाइड्रोजन डेफिनेटली like doesn't fit into this explanation because again hydrogen itself isn't completely classified as metal, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनफैक्ट काफ़ी कम होती भी नहीं है, तो isn't really low electronegativity like metals. अब यहाँ पर नोटिस करना, based upon the electronegativity difference there is this empirical calculation
ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय एम्पिरिकल कैलकुलेशन? लाइक अप्रोक्सीमेट, ठीक है, देयर इज दिस अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन टू क्वांटिफाई दैट हाउ मच ionic character is generated in a covalent compound, right? So यहाँ पर what we trying to say is that let's say एक HCl molecule है, right? You remember इसमें मैंने आपको बताया था क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Yes, sir. हाँ क्लोरीन सर, के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एसिमेट्रिकल या नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। तो फिर ये कितना पार्शियल चार्ज है, राइट, हाउ मच आयोनिक कैरेक्टर इज गेटिंग जनरेटेड। अगर मान लो कंप्लीट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता, लाइक ये प्लस ई और माइनस ई हो जाता, लाइक ई बीइंग द एलिमेंट्री चार्ज, तो अगर इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा क्लोरीन ले लेता और हाइड्रोजन पूरा का पूरा लूज कर देता, तो द चार्जेस वुड हैव बीन प्लस ई एंड माइनस ई रेस्पेक्टिवली। यस सर। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं शिफ्ट हो जा रहा है, राइट। देयर इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दैट हैपेंस, जिसकी वजह से पार्शियल चार्जेस आर जनरेटेड। तो वो कितना पार्शियल चार्ज जनरेट हो रहा है उसको क्वांटिफाई करने के लिए ये टर्म यूज किया जाता है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। नाउ इसको कंप्यूट कैसे करा जाता है और इसका एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप विद डेल्टा ई एन कैसे निकाला गया है। सो इट इज, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 1.6 टाइम्स, ठीक है, 1.6 टाइम्स, अच्छे से लिख देता हूँ मैं इसको, XA माइनस XB। XA माइनस XB मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मॉड वैल्यू, जिसका भी कम है जिसका भी ज़्यादा है, प्लस 3.5 टाइम्स, ठीक है, डेल्टा EN का स्क्वायर। सर वो डेल्टा है कि एक्स है? हाँ, वो यहाँ पर x है, XA माइनस XB। ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पॉलिंग स्केल, ठीक है। मॉड क्यों है सर? पॉजिटिव हो गई ना, स्क्वायर कर रहे हैं। नहीं मतलब ये पहला वाला तो पॉजिटिव नहीं है ना, तो वो कंसिस्टेंटली एक मॉड यूज कर दिया, बेसिकली जो भी डेल्टा EN का वैल्यू है उसका मॉड वैल्यू यहाँ पे पुट करना। सर वो XA माइनस XB है या XA इंटू XB है? XA माइनस XB, ठीक है, XA माइनस XB represents डेल्टा EN। सर दोनों जगह माइनस है ना? हाँ, देन यहाँ पर आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो 1.6 इंटू डेल्टा EN, ठीक है, प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का स्क्वायर, दैट्स इट। समझ में? सो अगर आपको डेटा मिलेगा तो आप वो पुट करना आराम से, ठीक है। मैं अभी कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, बट बहुत सिंपल रहेगा, डेटा डालना है, परसेंटेज आने कैरेक्टर। सर ये 1.6 3.5 क्या था? ये सब, सो बेसिकली देयर इज दिस background method to compute ionic character which is based on a property called as dipole moment। अभी आपको वो पढ़ाया नहीं है तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो जैसे अपन कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात करें, ठीक है, एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बात करें जिसमें दो ही एटम्स हैं, लाइक HF, HCl, HI, ठीक है, NaCl, CSCl, लाइक ऐसे जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इन कंपाउंड्स को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली कैसे स्टडी किया जाए, एक तरीका होता है जिससे इनका रिलेटिव परमिएटिविटी मेजर करी जाती है, ठीक है। कुछ होता है, कोई प्रॉपर्टी है जिसको मेजर करा जाता है, उससे पता पड़ता है दैट इन कंपाउंड्स के अंदर डायपोल मोमेंट, ठीक है, आप लोग समझोगे, हम लोग वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना? हाँ, तो इससे डायपोल मोमेंट समझ में आता है, डायपोल मोमेंट कितना है, ठीक है, एंड दैट डायपोल मोमेंट गिव्स अस द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, दैट कितना आयोनिक कैरेक्टर है इन कोवेलेंट कंपाउंड्स या फिर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है इन आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आगे।
तो ये सब एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के थ्रू स्टडी किया जाता है। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा आ गया, इसको फिर कंपेयर किया गया विद द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब आप इतना तो एक जजमेंट दे सकते हो ना कि अगर डेल्टा ई एन बिटवीन टू कंबाइनिंग एलिमेंट ज़्यादा होगा तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, राइट? इतना तो एक सेंसिबल जजमेंट हम लोग दे सकते हैं। अब जब इसको एनालाइज करा गया तो इट वाजंट फाउंड टू बी अ लीनियर रिलेशनशिप, इट वाज फाउंड टू बी समथिंग लाइक अ पॉलिनोमियल रिलेशनशिप जब डेटा को फिट करवाया गया। ओके, सो ये फुल फॉर्मूला है। हाँ, तो ये फुल फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। Sir, बोलो बोलो। sir, JDD says 16. You have written 1.6. So 16 which it is is right. correct? तो फिर हो हाँ, सकता है कि मुझे ढंग से याद नहीं हो। मैं भी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। जेडी ली आई थिंक बुकलेट में भी शायद ये फॉर्मूला दिया हुआ है। बुकलेट में देख के बताना जरा। कहाँ गया? यस सर, जेडीली में 16 दिया है बुकलेट में भी। हाँ, तो 16 होगा। तो मैंने यहाँ पे तो इसको 16 ही कर लो। 16 और यहाँ पर भी 16 ही कर लो, ठीक है? तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। हाँ बोलो। Sir, can you explain again in short, sir, what does this percentage ionic character mean? मैंने जैसे आपको HCl का एग्जांपल दिया था, राइट? Yes, sir. जैसे हमने H2 का एग्जांपल लिया था, राइट? तो H2 के एग्जांपल में कैसा था? You have two identical atoms, so the shared pair of electron lies between them. Yes, sir. Right? The charge distribution is symmetrical. Yes, sir. But यहाँ पर कैसा हो गया? क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। Yes, sir. Why? Because the electrons are more shifted towards the chlorine atom. Right? तो अब ये जो पार्शियल चार्जेस आ गए, तो this is an indication of ionic character getting generated, because ऐसे ions पे मतलब चार्ज आना is what ionic compounds में happens. Yes, sir. Right? So इसका ही एक मेजरमेंट हम लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि पूरा तो कटायन अनायन तो बन नहीं रहा है HCl में। हाँ सर। अगर कटायन अनायन बन रहा होता तो हम लोग बोलते कि हाँ 100% आयोनिक हो गया होगा, ठीक है? Yes, sir. Yes. बट ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ पे शिफ्ट जो है चार्ज का वो लाइक 100% नहीं है, तो वो कितना शिफ्ट है वो उसका एक मेजरमेंट इस एम्पेरिकल फार्मूला के बेसिस पे आप पता कर सकते हो, ठीक है? So it is neither two means fully covalent nor two fully ionic, right? Yes. Okay. So will there be percentage covalent character for ionic? हाँ, मतलब 100 माइनस परसेंटेज आयोनिक कर दोगे तो वो कोवलेंट हो जाएगा, ठीक है? परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर will be equal to 100 minus percentage ionic character. तो फिर परसेंटेज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट क्या होएगा? नहीं, वैसा कुछ नहीं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो कोवेलेंट ओनली, ठीक है? Sir, I had read somewhere that if the difference in electronegativity is greater than 1.7, then it's mostly ionic, and if it's less than, then it's mostly covalent. एक एम्पेरिकल डेटा है, तो उसी के लिए जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल दिखा ना आपने कि ऐसा नहीं है कि लाइक हमेशा रहता है एप्लीकेबल, ठीक है? बट दैट डेटा इजंट समथिंग व्हिच इज मच यूजफुल, ठीक है? आप टिपिकली ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके? ठीक है? ओके, तो ये आपका पहला एप्लीकेशन हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का, दैट इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ bonds, what is the ionic character that is there in a covalent bond, and intuitively you know that it is more the delta En, more is the ionic character, but उसका एक empirical relationship भी अब आपके सामने है। So this will only be there for polar covalent compounds, right? हाँ,
So for like non-polar, there's symmetrical Same attraction equal होता है। distribution. So इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं रहेगा उनके बीच में। हाँ, ऑलराइट, सेकंड एप्लीकेशन देखना, दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ। नाउ यहाँ पर जो मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ यहाँ पर टर्म्स लिखे हुए हैं, आई थिंक इनका डेफिनेशन तो आपको एक लेवल पर आता ही है। दिस इज नॉट सर समथिंग। बॉन्ड लेंथ नहीं पता सर है, बॉन्ड strength भी लेंथ नहीं। बॉन्ड लेंथ मतलब जो भी एटम्स हैं जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, दैट इज व्हाट बॉन्ड लेंथ इज। ठीक है सर इससे सर इतनी छोटी सी चीज का ये कैसे पता चला? मतलब ये तो डिटेक्ट हो सकता है। दिस इज समथिंग विच इज डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली ऑल्सो। इट इज लाइक आप कुछ मॉलिक्यूल्स को एनालाइज कर रहे हो, लेट्स से H2O मॉलिक्यूल को एनालाइज कर रहे हो, तो आपको उसमें न्यूक्लियस की पोजीशंस एक्सपेरिमेंटली दिख सकती हैं। देयर आर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स व्हिच कैन डिटरमाइन वेयर द न्यूक्लियस आर पोजीशन। सो न्यूक्लियस अगर आपको पता पड़ गया तो आप उनके बीच का डिस्टेंस कंप्यूट कर सकते हो, कितना डिस्टेंस रहता है, उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है Sir, it is so almost similar to the covalent radius and ionic radius we discussed, means metallic radius. हाँ, तो उसमें हम लोग ऐसा करते हैं ना, जैसे H2 है तो हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच का जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस होगा, ठीक है, Yes, sir. उसको हम लोग डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, दैट गिव्स अस द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई। नाउ अब नोटिस करना, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बॉन्ड लेंथ है, this depends on a lot of factors. If you remember, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्कशन भी किया था, तो मैंने आपको बताया था बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इज द साइज ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। यस तो ऐसे 3-4 और फैक्टर्स होते हैं, लाइक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ गवर्न करते हैं। उसमें से एक फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है, right? So I am not really right now getting into the detail of what bond strength and bond length is. That is going to anyways get covered in chemical bonding chapter. What I just want to highlight over here is that as electronegativity difference between the combining atoms increases, it helps in increasing the bond energy. ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे कंपेयर करोगे HF, HCl, HBr, HI, राइट, तो इसमें एक्चुअली देखा जाए तो डोमिनेटिंग फैक्टर तो जो साइज ही हो जाता है। साइज अगर छोटा रहता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अब उसी को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ यहाँ पर डेल्टा EN भी है, राइट। HF में डेल्टा EN ज़्यादा होगा सर एज कम्पेयर टू HCl में डेल्टा EN, yes. फिर थोड़ा कम होगा, राइट, क्योंकि आपको याद होना चाहिए ये 2.1 वैल्यू था, ये 4 था, राइट, ये 3 था, ये 2.8 था, ये 2.1 और ये 2.5 था। तो आपको डेल्टा EN का देखो वैल्यूज याद रखनी रहेंगी, ठीक है। तो उससे आपको याद आएगा कि यहाँ पर डेल्टा EN जो है वो कम हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाते हुए, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होता है। ठीक है, तो ये एक इनडायरेक्ट फैक्टर है। अच्छा, इसी में ठीक है, बॉन्ड लेंथ का, हाँ बॉन्ड लेंथ का अगले एक्चुअली लिखा हुआ है मैंने। बॉन्ड लेंथ का आप नोटिस करना, बॉन्ड लेंथ पर भी इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, बॉन्ड, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डेल्टा EN का फॉर्मूला तो हम लोगों ने पॉलिंग स्केल में देख लिया था ना। यस रेफर रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा EN, बॉन्ड एनर्जी थ्योरेटिकल एंड बॉन्ड एनर्जी एक्सपेरिमेंटल, ये याद है? सर वो ज्योमेट्रिक मीन वाला बोल रहे हैं। हाँ, 0.208 into AMGM वाला। तो वो मैंने यहाँ पे रिपीट नहीं करा है, वो फॉर्मूला वहाँ पे से ध्यान में रखना। ठीक है, बॉन्ड लेंथ पर यहाँ पे नोटिस करना, बॉन्ड लेंथ में कैसा रहता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड मॉलिक्यूल के न्यूक्लियाई, बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई एक्चुअली। ठीक है, जो भी दो एटम बॉन्डेड है आपस में,
उनके न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसको हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो जैसे H2 मॉलिक्यूल हो गया, तो H2 में तो कैसा हो गया, जो आपने डिस्टेंस निकाला न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का, उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो वो आपके लिए रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम रह जाता है। ठीक है, आप ऐसा ही क्लोरीन के लिए करोगे। ठीक है, व्हेन यू डू इट फॉर क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का एक एटम दूसरा एटम आपस में बॉन्डेड रहेगा एक दूसरे से, राइट, इनके बीच का आप ये डिस्टेंस कंप्यूट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको रेडियस ऑफ क्लोरीन मिल जाएगा। रेडियस ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द क्लोरीन क्लोरीन एटम्स डिवाइड बाय 2। जैसे यहाँ पे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कैसा था, डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन डिवाइड बाय 2। नाउ जब HCl का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो HCl के एग्जाम्पल में जब हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई, ठीक है, और क्लोरीन के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस मेजर करा गया, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस था it was actually found to be lesser than the sum of the two radii, जो इंडिविजुअली कंप्यूट करे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करना, let me actually write this down। ये जो D है, this was coming out to be less than RH plus RCl। in fact this D के लिए जो एक फॉर्मूला बना बाद में डेटा से जब निकाला गया, तो ये किस तरीके से आया, दैट इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस समथिंग वाज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्शियल चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है तो फिर क्या होता है, न्यूक्लियाई पास पास आने लग जाते हैं। लाइक इनके बीच में क्या होता है, पार्शियल चार्जेस जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड लाइक और स्ट्रांग होने लगता है और न्यूक्लियाई थोड़े और पास आने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए फॉर्मूला रहेगा, D इज इक्वल टू RH प्लस RCl, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस 0.09 इंटू XA माइनस XB। ठीक है, वेयर यहाँ पर जो रेडियस है वो एंगस्ट्रॉम की यूनिट में डालना। ठीक है, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो, आई थिंक कई जगह पर शायद ये फॉर्मूला ऐसा भी मिलेगा, RH प्लस RCl माइनस 9 टाइम्स डेल्टा EN। तो आई थिंक उसमें शायद फिर डेटा नैनोमीटर में नहीं, सॉरी पिकोमीटर में, will be 0.9 पिकोमीटर, यस सर, पिकोमीटर में होगा, ऐसा कुछ होगा। मतलब वो थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है वो एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ है कि एंगस्ट्रॉम में डालोगे तो ये 0.09 यूज करना पड़ेगा। ठीक है सर, हाँ sir, how can D means half the distance of between the two atoms give us the radius of the atom? They are overlapping, so it will be a bit less, right? या सो दैट इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग वाज। जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने आपको एटॉमिक साइज एक्सप्लेन किया था ना, तब मैंने बोला था दैट दिस इज sort of a little bit of an underestimation of the size of the atom, but Yes, we sir. still go ahead and take this as the size of the atom, because when we see the atom and its properties, we want to understand that in context of its interaction with other atoms. ठीक है, तो उस केस में like how one atom is spaced or close to other nuclei, that is what we are going to be more concerned and more bothered about. Okay, That is where we understood कि इसी को हम लोग अपना तरीका मानते हैं कि हम लोग न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस मेजर करा करेंगे एंड उसी से हम लोग फिर साइज ऑफ एटम का कंप्यूटेशन करेंगे। okay, sir. ठीक है, ऑलराइट, नाउ अब इस पे आगे बढ़ते हैं। और सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ पार्शियल चार्जेस व्हिच ब्रॉट द न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन even closer, thus the bond length was something less than the radius of H2 and Cl2, नहीं, radius of H and Cl। ठीक है, ऑलराइट, हाँ क्या कह रहे हो
सर कॉपी करना था। अच्छा कॉपी करना था, कर लो। Sir, this D/2 method is only applicable for homoatomic species, right? Molecules. हाँ. Okay. ठीक है सर ये EN के बहुत सारे एप्लीकेशन है। हाँ हाँ, EN के काफी सारे एप्लीकेशन है। EN would be one of the most important properties in this chapter. Sir, so we need to remember applications if not exceptions. या इसमें ज्यादा फोकस एप्लीकेशंस पर है। एप्लीकेशन इजी। ओसो इसके एक्सेप्शंस नहीं पढ़ते, लाइक जैसे नहीं आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के पढ़ते हैं। नहीं इसमें है ही नहीं, you will not find, मतलब है but like you will not find questions in them. That is not the focus of learning over here. So if Applications are more. हाँ. So if we need to compare the bond strength of like two different like compounds, like say NaCl and MgO, then it will be directly by putting the values of the individual, or there's something more into it, नहीं or we can't do it. नहीं सो जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करना है बिटवीन टू स्पीशीज ना, तो उसमें सबसे पहले मतलब लिस्ट ऑफ फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, साइज ऑफ एटम, मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, जैसे अगर मल्टीप्लिसिटी अगर कोवेलेंट है तो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ. अगर आयनिक है तो कितना चार्ज है, +1 -1 है कि +2 -2 है, कैसा चार्ज है, ठीक है। So is it that one out of these factors, one factor dominates, or is it that we take a estimation of the whole? वो मैं कराऊंगा ना। आप देखो, आप जिस जगह जा रहे हो वो क्या हो गया, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का टॉपिक हो गया, वहाँ पे आई विल बी डिस्कसिंग दिस, टॉकिंग अबाउट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बिकॉज दैट इज वेयर द चैप्टर बॉन्डिंग इज, बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है। अभी उसकी डिटेल में जाते हैं, अभी बस इतना है कि उसमें से एक फैक्टर जो रहता है वो डेल्टा EN रहता है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे नोटिस करना, नेक्स्ट एप्लीकेशन रहेगा, इट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये रहती है दैट मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, जैसे सोडियम का ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो गया, राइट। इनको आप पानी में डालते हो तो बेस तैयार हो जाता है, सॉल्यूशन Yes, हो sir. जाता है, हाँ सर। ठीक है। एंड जो नॉन मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स जो हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, लाइक जैसे आप SO3 जो है उसको पानी में मिलाओगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, CO2 को पानी में मिलाओगे कार्बोनिक एसिड बन जाता है, कार्बोनिक एसिड। अदर भी एग्जांपल्स रहेंगे, तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। अब ये जो ये जो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स है, इसका प्राइमरी factor, like why they are showing basic character or why they are showing acidic character, is based upon the electronegativity difference between the combining element and oxygen, right? So that is the most important factor. इस तरीके से इसको रीड करेंगे, the difference between electronegativity of oxygen and combining element, if that increases, right? कहाँ पर ज़्यादा होगा, मेटल्स और ऑक्सीजन के बीच में ज्यादा होगा ना, उसमें, yes, ठीक है, तो उनमें बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बढ़ेगा, एसिडिक नेचर कम रहेगा। और अगर इसका ऑपोजिट हुआ, लाइक डेल्टा EN between oxygen and combining element, if that decreases, then the acidic nature of the oxides increase. जैसे आप यहाँ पे एक डेटा पॉइंट भी है, बट वो डेटा पॉइंट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा मैं। एक एम्पेरिकल डेटा पॉइंट है कि अगर ऑक्सीजन और एलिमेंट के बीच का डेल्टा EN मोर देन 2.3 या मोर देन 2.3 है तो बेसिक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज इट सेज दैट द ऑक्साइड्स आर एसिडिक और एम्फीप्रोटिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर, सॉरी।
ठीक है, एसिडिक इन नेचर और एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, बट दिस इज मोर लाइक एक्सक्यूज एम्पेरिकल। मी सर, हाँ सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं क्या? हाँ, बोलो बोलो। सर ये फर्स्ट वाला लाइन में ग्रेटर देन इक्वल टू है ना? हाँ, Sir, what is amphoteric exactly? एसिड बेस दोनों का जो प्रॉपर्टी शो करता है ना, Aluminium, zinc. Is react with both acids and bases to form salt and tin. तो अब जैसे यहाँ पर आप नीचे नोटिस करो, हम लोग एक पीरियड के अक्रॉस जा रहे हैं। कौन सा पीरियड है ये? सेकंड पीरियड। पीरियड के एलिमेंट है? सेकंड पीरियड। थर्ड पीरियड। हाँ थर्ड पीरियड। कौन बोल रहा है? ठीक है, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनके ऑक्साइड्स मैंने आपके सामने लिख दिए। ठीक है, अब इनके ऑक्साइड्स का अगर मैं कंपैरिजन पूछूं आपसे, दैट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड द कंबाइनिंग एलिमेंट, ठीक है, वो कैसा वेरी कर रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड हम लोग बात करेंगे। ऑक्सीजन का आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना रहता है? ऑक्सीजन का 3.5 है ना, तो सब में 3.5 में लिख देता हूँ। बाकी सोडियम और मैग्नीशियम इनका कैसा रहता है? Less than 1. Less than 1. राइट, Less ये than ऐसा 1, ये भी अराउंड 1 या 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट बढ़ जाता है, तो इसको 1.1 मान लो। मतलब आई डोंट हैव द एग्जैक्ट वैल्यू, जस्ट अज्यूमिंग समथिंग। सर इन लोगों ने क्लोरीन का ऑक्साइड कैसे बना लिया सर? Cl2O7। हम लोगों हाँ ने सर, वो तो देख के हंसी आ गई। क्लोरीन के मल्टीपल ऑक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, जो अब ऐसे जैसे यहाँ पर हम लोग आते हैं ना, जैसे सल्फर में SO2 SO3 ये बनता है, यहाँ पर भी ऐसे Cl2O, ClO2, ClO3, ऐसे ऐसे ऑक्साइड्स बनते हैं, मल्टीपल ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर जो मैंने हाँ बनता है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने ऑक्साइड लिए हैं, वो आप लोग नोटिस करोगे तो हाईएस्ट वैलेंसी वाले ऑक्साइड्स लिए हैं। ठीक है, जैसे सल्फर का भी SO नहीं लिया है, SO2 नहीं लिया है, सीधे SO3 ही लिया है। क्लोरीन में भी जो लोअर वैलेंसी वाले हैं वो नहीं लिए, हाईएस्ट वैलेंसी वाला है जो लिया है यहाँ पर, Cl2O7। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, प्रैक्टिकली अगर अपन इनका नेचर देखें, आपको नहीं पता होगा शायद पहले से, बट अगर पता है तो अच्छी बात है। सोडियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। यस सर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक रहता है। इनफैक्ट एल्यूमिनियम का जो होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड रहता है। ठीक है, इट इज फाउंड टू बी रिएक्टिंग विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। अब जो इसके आगे के हैं, सिलिकॉन और उसके आगे के जो एलिमेंट्स हैं, ये सब एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। इसमें से भी जो एंड वाले हैं, सल्फर के एंड क्लोरीन के, ठीक है, इनसे जो एसिड्स बनते हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एंड यहाँ से पर क्लोरिक एसिड बनता है, दे आर प्रिटी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको ऑब्जर्वेशन दिया। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से कैसे रिलेट हो रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस करना। यहाँ पर अगर आप डेल्टा EN का ट्रेंड देखोगे, ठीक है, हाउ इज द डेल्टा EN का ट्रेंड गोइंग? ये डेल्टा EN डिक्रीज होता जाएगा, सबसे ज्यादा सोडियम ऑक्सीजन के बीच में रहेगा। यस सर। यस सर। ठीक है, राइट, मतलब यहाँ पर देखो इन सब में जैसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल है, तो ऑक्सीजन का इन सबसे हाईएस्ट ही है। यस हाँ सर। सोडियम यहाँ होगा, मैग्नीशियम यहाँ होगा, राइट, क्लोरीन यहाँ होगा, सल्फर यहाँ होगा, राइट। तो ये कैसा हो रहा है, जो डेल्टा EN के वैल्यूज हैं दिख रहे हैं आपको कैसे हैं? यस सर, ये बढ़ राइट।
तो ये डेल्टा ई एन जो है लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ज़्यादा है। तो हम लोगों का ऊपर का स्टेटमेंट क्या था? डेल्टा ई एन ज़्यादा है तो फिर बेसिक बेसिक नेचर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक नेचर ज़्यादा है। इनफैक्ट सोडियम और मैग्नीशियम के तो बेसिक ही ऑक्साइड्स बनते हैं, बाकी लोगों के फिर एल्यूमिनियम और फिर इनके एम्फोटेरिक और एसिडिक ऑक्साइड्स बनने शुरू हो जाते हैं। बट बेसिक नेचर, इफ आई आस्क यू टू कंपेयर, तो बेसिक नेचर कैसा हो रहा है यहाँ पे? डिक्रीज ही कर रहा है। समझ में आया? Yes, sir. So the trend for oxides of lower valency will also be the same. हाँ, Sir, silicon dioxide is also an acidic oxide. हाँ, ठीक है। ऑल्दो लाइक इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज इन फैक्ट समथिंग नॉट रियली इन द फॉर्म दैट यू वुड थिंक। मतलब दिस इज नॉट लाइक CO2। ठीक है, इसमें कुछ अलग चीज़ें होती हैं, वो मैं बॉन्डिंग चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, अब वैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू टू कंपेयर बेसिक नेचर या एसिडिक नेचर, दोनों का ट्रेंड ऑपोजिट होगा, तो कोई सा भी एक ट्रेंड बता दो अमंग दीज ऑक्साइड्स। Basic nature is decreasing. basic nature is decreasing. Acidic nature is Acidic nature is Acidic nature is बेसिक increasing. बढ़ रहा है, बेसिक बढ़ रहा है। हाँ, हाँ बेसिक बढ़ रहा है, एसिडिक डिक्रीज। हाँ बेसिक बड़ा एसिडिक डिक्रीज। आप यहाँ पे notice, हाँ करेक्ट। सो यहाँ पे जल्दबाजी मत करो, वापस से इमेजिन करो ना, लाइक इफ यू ड्रॉ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल, ऑक्सीजन तो ऊपर है, Yes, sir. और इसमें अब आप देखोगे तो लिथियम से कम होता है ना सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Yes, डाउन द sir. ग्रुप कम होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. पोटेशियम का और कम होगा। तो इफ यू नोटिस द डेल्टा ई एन वैल्यूज, तो ये डेल्टा ई एन वैल्यूज कैसी हो रही हैं? increasing. ये तो इंक्रीज हो रही है ना, तो बेसिक नेचर भी यहाँ पे बढ़ रहा है। एसिडिक नेचर अगर आपको कंपेयर करने के लिए बोला जाए, एसिडिक नेचर ठीक उल्टा डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आया ये? यस सर। यस सर। Yes. अच्छा, अब बिफोर कंपेयरिंग मोर ट्रेंड्स, एक क्विक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं इनटू दैट व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, लाइक हाउ इज दिस डेल्टा ई एन इन्फ्लुएंसिंग एसिडिक और बेसिक नेचर। हमने याद तो कर लिया, बट उसमें थोड़ा सा हम लोग और डिटेल समझ सकते हैं दैट व्हाट रिजल्ट्स इन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ एन ऑक्साइड। सो जैसे हम लोग जब सोडियम के ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो उससे बेस बन जाता है, और क्लोरीन के ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो इससे एसिड बन जाता है। एसिड बन जाता है। लाइक दिस इज लाइक अ बेस that gets formed and this is actually an acid, perchloric acid that gets formed. सर वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ना परक्लोरिक एसिड? नहीं, मतलब और भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, बट अमंग्स द कॉमन इनऑर्गेनिक एसिड्स जो हम लोग पढ़ते हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सब के कंपैरिजन में यस इट इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, और भी रहते हैं। तो अब what is it that I'm trying to highlight over here is that we are talking about acidic और basic nature of these oxides. ऐसा क्यों हुआ कि सोडियम ऑक्साइड को पानी में डाला और उससे बेस तैयार हो गया, एंड Cl2O7 को पानी में डाला तो उससे एसिड तैयार हो गया। तो इसके पीछे का एक अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरीके से है दैट वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दे आर पोलर इन नेचर, राइट? ये समझ में आता है, पोलर इन नेचर? यस सर। Yes, sir. Why are water molecules polar in nature? Because Partial Charge separation. Partial charges. Because oxygen is more electronegative than hydrogen. करेक्ट। तो यहाँ पर ऐसे इसके ऊपर पार्शियल चार्जेस रहते हैं। तो अब क्या होता है, क्योंकि वाटर पोलर नेचर का है, तो इसका टेंडेंसी क्या रहेगा? इसका टेंडेंसी रहेगा ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करना जो कि ज़्यादा पोलर हो।
ठीक है, व्हाई? बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस का जब इंटरेक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। Yes. ठीक है, जब ऑपोजिट चार्जेस पास में आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर हम लोग वाटर का मॉलिक्यूल देखेंगे जो कि पोलर है, तो इट विल also would want to break a more polar bond. It would want to interact more with a more polar bond. ज़्यादा चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो अगर अब हम लोग यहाँ पर देखें एक बार NaOH और ये HClO4 के बारे में, ठीक है, अब आप लोगों को स्ट्रक्चर नहीं पता है, ठीक है, स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रॉ करने नहीं आते हैं सब कंपाउंड्स के। तो ये जो मैंने यहाँ पर लुईस स्ट्रक्चर बनाया है, लुईस, ठीक है, फिर ये डॉट डॉट क्या लाइन के बीच में? सुन लो। तो ये लुईस स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, ये आप खुद से जब बना पाओगे जब आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ लोगे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे बना के दे दिया है आपको कि NaOH का जो लुईस स्ट्रक्चर है वो ऐसा रहता है, Na सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, जो HClO4 का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ऐसा मैंने बता दिया है। अब जैसा मैंने आपको बताया, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया दैट वाटर, ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल को ब्रेक करने का कोशिश करेगा, जो कि ज़्यादा टाइट। सो अगर आप यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज देखोगे, ठीक है, सोडियम की 0.9 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, राइट। तो डेल्टा EN कहाँ पर है ज्यादा, इस वाले बॉन्ड का है। यस सर। तो दिस इज द मोर पोलर बॉन्ड बिटवीन द टू बॉन्ड्स दैट आर देयर। तो वाटर किसको ब्रेक करेगा? मोर पोलर बॉन्ड। इस मोर पोलर बॉन्ड को ब्रेक करने से क्या मिल जाएगा? You will get Na plus and OH minus. Yes sir. This is what is responsible for the base nature of NaOH. अगर आप HClO4 में देखोगे, HClO4 में like if you will see what is the kind of bonds that are to be broken, तो डबल बॉन्ड तो वैसे ही ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड क्योंकि डबल बॉन्ड है, ज़्यादा एनर्जी है, वो ब्रेक करने वैसे मुश्किल होते हैं। सिंगल बॉन्ड्स को हम लोग पहले कंपेयर कर लेते हैं। सिंगल बॉन्ड्स में आप यहाँ पर देख रहे हो Cl और O के बीच का जो बॉन्ड है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आप देख रहे हो। Cl और O के बीच में कितनी है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस? 0.5। ठीक है, दैट इज योर डेल्टा EN। एंड इफ यू कंपेयर बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे डेल्टा EN ज्यादा है 1.4. So water will have a greater tendency to break this bond, and as a consequence what you will get is H plus and ClO4 minus ion, and this H plus is what is the acid or acidic character of the perchloric acid का solution. समझ में आया? Sir, why don't we consider the double bond over here then? डबल बॉन्ड तो ब्रेक करना वैसे ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, डबल बॉन्ड ज्यादा एनर्जी होती है। सर, ठीक है, हाँ। Sir, can you explain again why does the water show this property to break more polar covalent bond? हाँ, because water is also polar in nature. Yes sir. ठीक है, तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा ना, पोलर पोलर आपस में अच्छा इंटरेक्ट करते हैं, या आपने सुना होगा जब आपने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा इन जूनियर क्लासेस। पोलर नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़ा सर। डिसॉल्व वेल इन पोलर सॉल्वेंट। ये सर पढ़ा है। पढ़ा है सर, 10th के एग्जाम में। पर 10th में था। चलो नहीं भी पढ़ा सर सिंपल में पूछा सकते हैं। नहीं भी होता है तो आप यहाँ पे सिंपली नोटिस करना दैट जैसा मैंने बताया दैट वाटर मॉलिक्यूल्स पोलर नेचर के होते हैं। ठीक है, पोलर नेचर मतलब उनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दे हैव अ पार्शियल पॉजिटिव एंड अ पार्शियल नेगेटिव एंड। ठीक है, तो कैसा होता है? ऑपोजिट चार्जेस like to interact with each other. ठीक है, why? Because opposite charges जब पास में आते हैं
तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जो अपन ने ये पढ़ा था K Q1 Q2 यस सर, वो R डिक्रीज होता है। राइट। तो ये जब ऑपोजिट चार्ज होते हैं तो इसका साइन क्या रहता है? नेगेटिव। यस सर। ठीक है, अगर अब लाइक ऑपोजिट चार्जेस पास में आते हैं तो क्या हो जाएगा? R डिक्रीज। R डिक्रीज होने की वजह से ये वैल्यू बढ़ेगी, और क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ में है तो नेगेटिव Yes, साइन के sir. साथ में बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। यस सर। ठीक है, जैसा हम लोगों ने एक एटम के बारे में भी नोटिस किया था ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, इलेक्ट्रॉन दूर है तो पोटेंशियल एनर्जी -3.4 eV था, या Yes, टोटल sir. एनर्जी इनफैक्ट याद होता है, n = 2 ऑर्बिट में था तो, और n = 1 में आया -13.6 -13.6 eV, तो विच इज लेसर एनर्जी, दिस इज लेसर एनर्जी। -13. यस सर। ठीक है, तो वैसा ये ऑपोजिट चार्जेस जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज। ठीक है। तो अब जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं उनके सामने अगर मान लो ये NaOH का मॉलिक्यूल है, दो ऑप्शन है, आप एक ज़्यादा चार्जेस के साथ में इंटरेक्ट करो या कम चार्जेस के साथ में इंटरेक्ट करो, तो किसके साथ में इंटरेक्ट करना चाहेंगे? सर ज़्यादा चार्जेस। ज़्यादा चार्जेस के साथ में इंटरेक्ट करना चाहेंगे यस ना, सर। क्योंकि ज़्यादा Yes, चार्जेस के sir. साथ इंटरेक्ट करने पर, और यहाँ पे ज़्यादा पोलैरिटी भी है, मतलब क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ज़्यादा चार्जेस जनरेट हो रहे हैं तो इससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके सर। ठीक है, यस तो सर। ये बैकग्राउंड है बिहाइंड दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, ठीक है, इस स्टेटमेंट का आप ये बैकग्राउंड मान लो कि क्यों डेल्टा EN से ऑक्साइड्स का नेचर एक्सप्लेन होता है, एसिडिक या बेसिक। ठीक है, So, हाँ, so in the perchloric acid, so you said that we have taken the highest oxidation state of chlorine, right? वही वाला मैंने एग्जांपल लिया है। यस, हाँ, तो सर greater the means chlorine का तो it will be negative oxidation state, तो sir the electronegativity will be less. यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेटस एक्चुअली नेगेटिव नहीं, +7 है, मतलब आपको अभी आता नहीं है निकालना, तो इसमें कैसा रहेगा बाद में आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, वो इसीलिए रिडॉक्स वाला चैप्टर कई जगह पर पहले पढ़ा देते हैं। ये Oxygen is more electronegative. -2 +1, तो जो क्लोरीन है वो एक्चुअली +7 वैलेंसी का है। So how? हाँ, वो अभी सिखाएंगे ना, उसके वैलेंस 7 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ना वैलेंस टोटल शील्ड में, 0 है ना वैलेंसी, और ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, HCl बांटने का काम कर रहा है। काइंड ऑफ इंट्यूटिव सर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच के नेगेटिव बनता जा रहा है, क्लोरीन देता जा रहा है। Okay, okay, that's why. Okay, sir. ठीक है, नहीं केमिकल बॉन्डिंग नहीं स्टार्ट हुआ है, ये जस्ट उसने पूछा था इसलिए मैंने बताया है। एनीवेज, तो ये आपको समझ में आया ऑक्साइड्स के नेचर के बारे में, दिस एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैं और इलाबोरेट करूंगा बिकॉज ऑक्साइड्स का यूज आगे भी कई जगह पे होने वाला है। ठीक है, तो एक क्विक क्लासिफिकेशन आप यहाँ पे नोटिस कर लेना टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स का एंड उनके एग्जांपल्स का। ठीक है, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर वर्थ रिमेंबरिंग, रिमेंबर सम की एग्जांपल्स। मैं आपको हाईलाइट कराऊंगा which are the ones that you should remember. So when I classify these oxides, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, you have acidic oxide. एसिडिक ऑक्साइड कैसे रहेंगे? सिंपल डेफिनेशन है कि उनको पानी में डिसॉल्व करोगे तो H+ आयन दे देंगे, राइट, या फिर व्हेन मेड टू react with a basic compound they will undergo a reaction. ठीक है, there is this term acidic anhydride which is also used, so that is used for these oxides
So when CO2 is dissolved in water, it will give you H2CO3. ठीक है, तो ये टर्म यूज हो जाता है that CO2 is the acid anhydride of H2CO3 कार्बोनिक एसिड. ठीक है, टर्म यूज हो जाता है. सर एनहाइड्राइड मतलब क्या होता है? मतलब उसमें से बेसिकली जो एसिड है ना, उसमें से अगर मैं पानी निकाल दूंगा, उल्टा आप सर हाँ, सोचो. वो मतलब जैसे CuSO4.5H2O में भी एनहाइड्रेट फॉर्म होता है उसका. हाँ, उसमें से एनहाइड्रस फॉर्म होता है. पानी निकाल देना है, तो जो बचेगा उसको हम एनहाइड्राइड कहते हैं. तो H2CO3 में से पानी निकलता है, तो यू कैन से दैट CO2 इज द ऑक्साइड दैट इज कमिंग आउट. तो उसको हम लोग इस एसिड का एसिड एनहाइड्राइड ये वर्ड यूज कर लेते हैं. ओके सर, ठीक. इस एसिडिक ऑक्साइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज एसिड एनहाइड्राइड्स. ठीक है, सर तो इसमें संतरे के जूस को संतरा एनहाइड्रेट बोलेंगे. नहीं नहीं नहीं, जूस तो सॉलिड जूस तो लिक्विड हाइड्रेट हो गया. नहीं नहीं, यहाँ पर ही कुछ एग्जांपल्स आप याद रखना. जैसे नाइट्रिक एसिड है HNO3, ये कैसे बनता है? ये N2O5 को पानी में मिलाने से बनता है. ठीक है, तो ये N2O5 इज कॉल्ड एज द एसिड एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड. ठीक है, ये HNO3 जो है उसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं. ठीक है, HNO2 ये होता है नाइट्रस एसिड. ये कैसे बन रहा होता है? N2O3 को पानी में मिलाने से. ये याद रखना जरूरी है. ये कुछ एग्जाम्पल देखो, धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी जरूरी रहेंगी. ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं कुछ कॉमन ऐसे एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ आपके सामने विच आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दीज नेम्स ऑल्सो, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन थोड़े टाइम में आपकी बनती जाएगी. दैट व्हेन आई से नाइट्रस एसिड, तो आपको पता है कि नाइट्रस एसिड का ये फॉर्मूला है. व्हेन आई से नाइट्रिक एसिड, तो ये फॉर्मूला है. ठीक है, तो नोट्स में मैंने धीरे धीरे ऐसे नाम बिल्ड करे जा रहा हूँ यहाँ पर, जो कि आगे काम आएंगे. ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना. तो यहाँ पर अभी जैसा आप नोटिस करोगे, सो यू हैव H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. ये कैसे बनता है? SO3 को पानी में डालने से. राइट, तो ये सब क्या है? ये सब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर these are all acid एनहाइड्राइड. ठीक है, और भी रहते हैं. सर सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला गलत लिखा है. H2SO3 होता है ना. H2SO3 है. ठीक है, तो these are acid anhydrides. Which when dissolved in water gave the following acids. ठीक है, और भी बहुत सारे रहेंगे, बट एटलीस्ट इतने आप ध्यान में रखना. ठीक है सर. सर वो P4O6 है या फिर P4O4 है? P4O6 लास्ट वाला कह रहे हो ना? हाँ सर, P4O6. वो हाइड्रोक्लोरिक वाला कट क्यों किया है? वो क्योंकि उसमें वाटर थोड़ी ना मिला है सर. हाँ, मतलब दैट्स नॉट एन ऑक्सी एसिड, दैट्स एक्चुअली अ हाइड्रा एसिड. वो इस लाइक कैटेगरी में फिट नहीं होता. हाँ सर, वही सोच रहा था. पता नहीं क्यों लिख दिया यहाँ पे. सर HClO4 और HCl में कौन सा स्ट्रॉन्गर होता है? HClO4. ओके, सो व्हाई? वो मैं अभी आऊँगा, एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स में डिस्कस करेंगे. ओके सर. Sir, here nitrogen, sulfur, all are showing variable valency, sir, even though they are p block elements, sir. हाँ, p block के भी शो करते हैं वेरिएबल वैलेंसी. Okay, sir. I thought only d block elements. नहीं, p block के भी शो करते हैं. Okay. So here both the empirical and the molecular, you've written it that way. क्या forming the acid. मतलब? So means P4O10 and P2O5, that will be the empirical formula of P4O10. So sir, why have you written it that way? हाँ, वो अपन केमिकल बॉन्डिंग में वापस से देखेंगे इस चीज को. P2O5 जो है
वो P2O5 के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है. दैट एक्चुअली फॉर्म्स दिस डायमर. दो P2O5 के यूनिट्स कंबाइन रहते हैं P4O10 के फॉर्म में. ओके. P2O3 भी नहीं एग्जिस्ट करता है. मतलब जैसे एक एनालॉजी है ना, आप सोचोगे N2O3 एग्जिस्ट कर रहा है तो हाँ. P2O3 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, बट Yes. P2O3 के फॉर्म में नहीं रहता है. इट एक्चुअली इज अ डायमेरिक फॉर्म P4O6. ठीक है, क्यों रहता है वो बॉन्डिंग में मैं डिस्कस करूंगा बाद में. अभी के लिए एसिडिक ऑक्साइड समझ में आया? हाँ सर. सर एक डाउट है. हाँ बोलो. सर क्लोरीन भी फिर एसिड एनहाइड्राइड की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे लाइट की प्रेजेंस में, नहीं मतलब तो फिर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HOCl मिलते हैं. हाँ, वो थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है. तो अभी राइट नाउ आई एम नॉट डीलिंग विद दैट कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, मैं सिंपल एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनको ध्यान में रखना. ठीक है, तो ये हमने एसिडिक ऑक्साइड्स देख लिए. अब आप बेसिक ऑक्साइड्स देखना. बेसिक ऑक्साइड्स like these are oxides which when dissolved in water give OH minus ions, or they react with dilute acidic solutions to give whatever salt. Right, so कैसा रहेगा यहाँ पर? जनरली जो अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स डेफिनेटली बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, एंड दे आर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड्स. ठीक है, दे आर, यू कैन से, स्ट्रॉन्ग बेसिक. जो अल्कली एंड अल्कलाइन के रहते हैं टिपिकली. डी ब्लॉक के जो रहते हैं दे आर ऑल्सो some basic oxides that are shown by these elements. Okay, but they are generally weak basic in nature. They aren't as strong as the S block element के oxide. Sir, any particular reason for that? हाँ, क्योंकि डेल्टा EN यहाँ पे ज्यादा है ना as compared to यहाँ पे. जो अल्कली मेटल्स हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम रहता है as compared to the डी ब्लॉक मेटल्स. डी ब्लॉक में कैसा हो जाता है? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स, राइट, कैसा होता है? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिवली ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, तो जो डेल्टा EN है वो कम हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ पर ये एक एग्जांपल नोटिस करना. ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं, ठीक है, इसमें मैं ये कि आप इस तरीके से मान लो एक नोट की तरह ही हो गया. दिस इज लाइक अ मिसलेनियस एग्जांपल इन बिटवीन. दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दैट यू आर ऑल अवेयर अबाउट. ठीक है, एंड यहाँ पर एक ट्रेंड आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी उनके ऑक्साइड्स are more basic or you can say less acidic as compared to higher oxidation state के oxides. ठीक है, जैसे for example यहाँ पे नोटिस करना, अगर मैं आपसे कंपेयर करवाऊँ FeO और Fe2O3, राइट, इन दोनों के बीच में आपसे कंपैरिजन करवाऊँ कि कौन सा एसिडिक कौन सा ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा या ज़्यादा एसिडिक होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर अपन नोटिस करेंगे दैट ये आयरन जो है वो +2 स्टेट में है यहाँ पर, है ना? यस सर. और यहाँ का आयरन जो है +3 स्टेट में होगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा. ठीक है, अब अपन ने पढ़ा था, ठीक है, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ में किसकी ज्यादा होगी? Fe3+. कैसे? ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जाता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है ना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है. यस सर. साइज ज्यादा छोटी हो जाती है. तो अब अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा, ये मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल है, वो तो ऊपर आ गया. ठीक है, हाँ सर. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा इन दोनों के कंपैरिजन में. अगर मैं आपसे Fe2+ और Fe3+ का पूछूंगा
तो Fe3+ का ज्यादा रहेगा, ऊपर हाँ आएगा सर ऊपर आएगा। राइट? तो if I ask you the difference, राइट, डेल्टा En कैसा रहेगा? डेल्टा Fe2+ का ज्यादा होगा। ज्यादा ही होगा। यहाँ पे ज्यादा होगा, राइट? सो अब Yes, अगर sir. मैं आपसे पूछूंगा दैट बेसिक नेचर किसका ज्यादा होगा? FeO FeO फेरस ऑक्साइड का। FeO का ज्यादा रहेगा बेसिक नेचर। समझ में आया? Yes. चलो Yes, sir. इसमें कंपेयर करके बता दो मुझे। सर बेसिक नेचर या एसिडिक? बेसिक नेचर बता दो। राइट? सो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का +2 +3 एंड +6 है ना? इस तरीके Yes, से sir. है। Yes, sir. तो इसमें अब जो लाइक नेचर है, ठीक है, आप लोगों को नहीं पता है कि इनका नेचर क्या है, बट मैं बता दे रहा हूँ। जो एब्सोल्यूट नेचर है, ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको एब्सोल्यूट नेचर पता हो। ये एसिडिक होता है, ठीक है। Cr2O3 जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, और नहीं सॉरी माय बैड, CrO जो है वो बेसिक होता है, Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है, एंड CrO3 जो होता है वो एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। आपको एग्जैक्ट ये वाला जो रिलेशनशिप है ये तो नहीं पता होगा, बट हाँ, इफ आई वुड हैव आस्क्ड यू टू कंपेयर बेसिक नेचर, इफ आई वुड हैव आस्क्ड यू टू डू दिस, तो आप बोलते कि बेसिक नेचर का ट्रेंड ऐसा रहेगा। Yes, sir. Yes. और इफ आई वुड हैव आस्क्ड यू टू कंपेयर द एसिडिक नेचर, तो इसका ट्रेंड उल्टा रहेगा, ठीक है। आप ये जरूर मुझे बता पाते। ये एब्सोल्यूट वाला तो कैसा है ये आपको नहीं पता रहता, बट आई वुड इट्स अ एटलीस्ट Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है, वो ध्यान में रखना, ठीक है। सर CrO3 का आपने ऑक्सीडेशन कैसे निकाला? हाँ सर। CrO3 में ऑक्सीजन जो है वो तीनों माइनस जो रहेंगे, हाँ ठीक है। तो ओवरऑल अगर 0 रहना है तो क्रोमियम कितना होना चाहिए? +6 रहेगा ना, +6। ठीक है। भाई फ्लोरीन का अभी सोहम ऑक्साइड रेलेवेंट नहीं है, जो रेलेवेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, रुक जाओ अभी, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आया ये वाला ट्रेंड कैसा था? हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर इज द एसिडिक नेचर। Yes, sir. सर आप 2 मिनट ऊपर वाला कॉपी करने दे सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। So what is absolute oxidation nature? मतलब absolute in the sense that how it is going to actually react with other compounds. Okay, so it's it not is going to be a acidic oxide, or is it going to be a basic oxide, or is it going to be amphoteric oxide?
ठीक है। Okay, sir. और जो नीचे है मैंने यहाँ पे करा है, दिस इज एक्चुअली अ रिलेटिव कंपैरिजन। Yes, sir. ठीक है, दैट जो नेचर रहेगा उसमें बेसिक नेचर लाइक डिक्रीज हो रहा है या एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, वो बेस्ड अपॉन डेल्टा ई एन हम लोग जज कर रहे हैं। क्योंकि डेल्टा ई एन यहाँ पर कैसा हो रहा है, डेल्टा ई एन डिक्रीज कर रहा है। Sir, हाँ बोलो बोलो। sir, the oxide of aluminium, zinc, or lead is amphoteric, right? मैं अभी लिख पाऊंगा, दैट इज व्हाट इज समथिंग एक्चुअली कमिंग नेक्स्ट। मैंने अभी यहाँ पर आपको एसिडिक ऑक्साइड बता दिया, बेसिक ऑक्साइड बता दिया, ठीक है। अभी मैं आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड पे भी आऊंगा। Okay, sir. ठीक है। So, हाँ, so when they means type of experimentally try to understand the reaction of the compounds, means they try to find out key which is basic and amphoteric. So that time they want to figure out the absolute nature. So means how do they do that? Like they just see the relative comparison and then they take the reaction with like different types of compound. करेक्ट। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना ऊपर कि मतलब how is it a basic oxide is understood, like when dissolved in water it either gives OH minus ions, it makes the solution basic, ठीक है। sometimes the oxides are not much soluble in water, Yes, sir. ठीक है। तो then the other thing that happens is that they are then made to react in dilute acid solution. If they do react right and give the respective salts, then also they are put in the category of basic oxides. Okay. So like they do it with so many different species. हाँ मतलब ऐसे डिफरेंट स्पीशीज नहीं, जैसे मान लो ये कॉपर का ऑक्साइड है, ठीक है। अभी कॉपर का ऑक्साइड जो है ये पानी में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता, तो इसको पानी में डाल दोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू जज कि वेदर इट इज मेकिंग अ बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड। बट व्हेन कॉपर का ऑक्साइड इज एडेड टू डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशंस, Yes. समथिंग लाइक H2SO4, तो उस केस में इट विल रिएक्ट एंड show that it is a basic oxide in nature. Yes. ठीक है। अब जैसे जिंक का ऑक्साइड होता है, ठीक है, तो जिंक का ऑक्साइड भी ज्यादा कुछ सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है, काफी कम सॉल्युबिलिटी रहता है पानी HCl NaOH दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो इसको अब एसिड सोल्यूशन में डालते हैं तो भी ये डिसॉल्व हो जाता है। Yes, Samford. इसको बेस सोल्यूशन में डालते हैं तो भी डिसॉल्व हो dissolve जाता है। हाँ. So we've understood that it is reacting with both acid and base solution, so it is amphoteric in nature. Okay. Yes. ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो हमने यहाँ पर ऊपर ऑब्जर्वेशन देखी उसके बारे में कैसे लिखा हुआ है, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर इज द एसिडिक नेचर। ठीक है, तो अगर जैसे मैं आपको यहाँ पर मैंगनीज के भी ऑक्साइड्स का कंपैरिजन करा दूँ, MnO, MnO2 एंड MN7 MN2O7 माइनस करके डालना पड़ेगा, नहीं MN2 नहीं, सॉरी MnO4 माइनस करके ऐसे डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर आप मुझसे पूछोगे, या Mn2O7 ही लिख देता हूँ एक्चुअली, MnO4 माइनस तो गड़बड़ी रहेगा, Mn2O7। तो इफ आई आस्क यू टू कंपेयर एसिडिक नेचर, ठीक है, आई वुड नॉट नो, ठीक है, मुझे इतना जरूर पता है कि Mn2O7 एसिडिक होता है एब्सोल्यूट सेंस में, ठीक है, ये मुझे नॉलेज है, लाइक पढ़ा हुआ है इसलिए पता है, ठीक है। बट आई कैन इजीली कंपेयर, अगर एसिडिक नेचर के बारे में पूछा जाए कि ट्रेंड कैसा रहेगा, तो यू कैन गिव दिस ट्रेंड। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है यहाँ पर, तो डेल्टा EN जो है वो कम हो रहा होगा एंड एसिडिक नेचर बढ़ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, क्विकली एक बार हम ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पे भी फोकस कर लेते हैं और न्यूट्रल ऑक्साइड्स पे भी फोकस कर लेते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, दे आर
behaving both like acidic or basic oxides, like they react with both acidic and basic solutions. And these are really important examples for you to remember. ठीक है, रट्टा मार लेना है. बेरिलियम का, अल्यूमिनियम का, जिंक का, SNO, SNO2, PbO एंड PbO2, ये तो मस्ट है, ये आप ये ध्यान में रखो. ठीक है, तो फिर क्या है ये? these are amphoteric oxides. So why controversy? हाँ, अब जो नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये कुछ एग्जांपल आर्सेनिक के और बिस्मथ के, नहीं SB सॉरी एंटीमनी, आर्सेनिक और SB यानी कि एंटीमनी के जो ऑक्साइड्स हैं, ये थोड़े से मतलब लाइक गड़बड़ी है. मतलब गड़बड़ इन द सेंस कि देयर आर सम रेफरेंस बुक जिनमें इनको एम्फोटेरिक डाला है, एंड देयर आर सम रेफरेंस बुक जिनमें इनको एज बेसिक ऑक्साइड्स भी डाला हुआ है. तो सर हमको क्या मानना है? एम्फोटेरिक ही है ना सर ये, लेकिन तो अभी अपन जो देख रहे हैं, ठीक है, NCERT के बेसिस पर जाएं तो इनको एम्फोटेरिक की कैटेगरी में डाला हुआ है. ठीक है, इन NCERT व्हेन यू विल स्टडी P ब्लॉक एंड उसके कंपाउंड्स, तो उनमें ये ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक बोल दिया गया है. बट सर गैलियम का भी एम्फोटेरिक है ना? बट देयर आर सर्टेन अदर ऑक्साइड्स, नहीं गैलियम का तो आई थिंक एसिडिक है, बट देयर आर सर्टेन अदर ऑक्साइड्स जिनमें मतलब सर्टेन अदर बुक्स जहाँ पर इनको लाइक बेसिक ऑक्साइड की कैटेगरी में भी डाल दिया है. तो वो एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स द क्वेश्चंस आर फ्रॉम दीज ओनली. ठीक है, ये आप याद रखोगे विदाउट फेल. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दिस. ठीक है, देन सर गैलियम का भी एम्फोटेरिक. हाँ सर. नहीं, आई थिंक गैलियम इज अगेन, हो सकता है गैलियम का भी कंट्रोवर्शियल हो. आई विल हैव टू डबल चेक, बट ये तो आप डेफिनेटली याद में रखो. ठीक है, और इसको याद करने के लिए एक मेमोनिक भी था, मैं वो भूल रहा हूँ. हाँ सर, सर गैलियम होता तभी निमोनिक बन सकता था ना उससे. क्या था? सुनो अलबेले बेटे प्रभु झुंड में गाते हैं. सुनो मतलब SN, अलबेले के लिए एल्यूमिनियम, बेटे बेरिलियम, प्रभु के लिए PB, गाते हैं मैं गैलियम. और सर एक और है SNO2 सर मतलब एक है SN का वैसे O2 O ये तो याद तो सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह. हाँ, ऐसा भी कुछ था. मैंने आई थिंक यही वाला गैलियम के पढ़ा हुआ है. प्रॉपर्टीज तो एल्यूमिनियम जैसे ही होते हैं, तो एक्चुअली गैलियम का एम्फोटेरिक ही होना चाहिए. हाँ सर. गैलियम मैं एक बार चेक करके डाल देता हूँ. जस्टिस फॉर गैलियम. गैलियम ऑक्साइड NCERT. सर PbO2 के बाद क्या लिखा है? AS2O3. ठीक है, गैलियम का ऑक्साइड भी डाल. आर्सेनिक का ऑक्साइड. ये से नीचे आर्सेनिक है. ठीक है, तो यहाँ पर गैलियम के ऑक्साइड्स भी ऐड कर देते हैं. गैलियम, अरे कहाँ गया? बोरॉन का एसिडिक है. ठीक है, हाँ बोरेट्स तो एक्चुअली एसिडिक होते हैं. एल्यूमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक. सर बोरॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है क्या ऑक्सीजन के साथ? वो हम लोग देखते हैं. मतलब देयर इज दिस इंटायर, तो कैरम बोर्ड पे डालने वाला पाउडर बनता है ना, उसका बोरिक पाउडर, बोरिक एसिड. हाँ बोरिक. ठीक है, तो इसको हाँ याद करने के लिए क्या था मेमोनिक? सब जन की सर उसके बिना ठीक है. आस सुनो प्रभु अल्लाह, ऐसा कुछ था ना. सब जन SBZN AS PBAL.
SB सब जन, ऐसे हिंदी में लिखेंगे सब। सर बेरिलियम मिस हो जाएगा, सब जन की आस भी लगा दो, भी सुनो अल्लाह, क्या था, भी सुनो प्रभु अल्लाह। हाँ प्रभु अल्लाह। सब जन की भी आस सुनो। सू छोटा आएगा बड़ा आएगा? क्या फर्क पड़ता है सर? क्या फर्क पड़ता है सर? छोटा सर, छोटा छोटा। सुनो प्रभु। पुरानी यादें ताजा हो गई सर हिंदी देख के। अल्लाह, ठीक है। सर आप कंप्यूटर पे इतनी अच्छी हिंदी लिख कैसे लेते हैं? हाथ से। हाथ से लिखता हूँ मैं, पेन टैप। यार इंडिया में आनी चाहिए हिंदी। सो ये SB के लिए होता है, ठीक है। SB के ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम के ऑक्साइड, आर्सेनिक के ऑक्साइड, SN के, PB के और एल्यूमिनियम के, ठीक है। और गैलियम कहाँ गया? वो राणा वाला निमोनिक। नहीं, मेरे वाले में आर्सेनिक नहीं था। गैलियम लास्ट में आपको नया ऐड बनाना कर पड़ेगा। देते हैं। सर लास्ट में रट्टा मार देते सर, गैलियम भी डाल देते। सर गैलियम हाँ शहीद हो गया सर चलेगा सर, गैलियम से मतलब सर रुको, हाँ सर मतलब जी से कोई भगवान का नाम लगा दो ना, प्रभु अल्लाह और वो एक और भगवान गणेशा। गणेश। हाँ हाँ चलेगा चलेगा, हो गया। हाँ मतलब प्रभु अल्लाह गणेशा हो गया। हाँ सर ये ठीक। प्रभु अल्लाह जी ऐसे लगा देते हैं। हाँ ये तो इसको जिंक कर देते हैं और उसको गैलियम कर देते हैं, ऐसा। सर बट हाँ फिर वो चलेगा सर थोड़ा कंफ्यूजिंग सही याद कर लो यार, सही। सर वो जी से सर लास्ट में जर्मेनियम गणेशा लगा देंगे तो फिर वो हाँ सर गणेशा हाँ ज्यादा सर अच्छा गणेशा से गणेशा जी की जगह से गांधी आता लगा सर। दूं सर। गांधी, हाँ वो अच्छा। गणेशा, ठीक है। सर गांधी बैठा है। हाँ सर गांधी राहुल भी बेटा। होना चाहिए था उसके लिए। गैलियम हो गया और ये आपका जिंक भी हो गया, ठीक है। हाँ सर। तो ये हाँ सर बच्चे अब को अच्छा ध्यान है। में रखना। सर निमोनिक तो कॉपी करने दीजिए। हाँ, अरे अपना क्लास का टाइम ही खत्म हो गया यार। हाँ सर तो ठीक है। 15 मिनट ज्यादा हो गया। ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स देख लो बस। न्यूट्रल ऑक्साइड्स लाइक दे डोंट रिएक्ट विद एसिड और बेस, ये भी एग्जांपल याद में रखना, CONO N2O, ठीक है। रिमेंबर द एग्जांपल्स। सर सिर्फ इतने ही न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं पीरियोडिक हाँ टेबल? बस इतने ही हैं, इतने याद रखने काफी हैं, ओके सर। ठीक है। सर इसी चैप्टर में इतना रट्टा मारना है सर, तो आगे बहुत होगा। तो तुम डर क्यों रहे हो? तुमने पूरा 10th रट्टा मार के तो निकाला है। सर हाँ सर इसीलिए तो पढ़ा ही नहीं है। करना ही सर सर। 10th में हमने रट्टा मारा ही नहीं। सर पूरा 10 छापा है। सर वो तो बोर्ड्स होते हैं ना, तो पता चलता कितना रट्टा किसने मारा है अच्छे से। नहीं हुए ना बोर्ड्स। राइट नेतान्या, यस। सर अच्छा हुआ ये बोर्ड नहीं हुए, वरना पता नहीं क्या क्या। अच्छा हाँ चलो सर। ठीक है, लेट्स कंक्लूड आवर डिस्कशन फॉर द डे। हाँ सर मैंने बाय नोट्स सर। अगर आपके साथ भेज दूंगा, प्लीज मेक श्योर दैट वो सेल्फ असेसमेंट फॉर्म आप फिल करो जो मैंने भेजा है। हाँ सर। यस सर आप थोड़ा नोट्स जल्दी भेज सकते हो? हाँ सर आज हाँ थोड़ा सर नोट्स आज प्लीज। 4 बजे तक भेज सकते हो क्या? हाँ सर फिजिक्स का होमवर्क बहुत ज्यादा पहले। हो गया तो। यस सर बहुत सारा फिजिक्स का होमवर्क आया हाँ है। सर फिजिक्स सर ने ज्यादा बहुत से ज्यादा सारा 2:30 दिया। बजे तक भेज दो। हाँ सर आप कम दे दो। हाँ सर। सर आप आज ज्यादा होमवर्क मत देना। नहीं हाँ सर। पीरियोडिक में कितना ही टाइम लग रहा है यार, होमवर्क में ज्यादा सर टाइम। जल्दी हो जाता। सर सर अब रिवीजन आप में लगता है 1 घंटा। 50 क्वेश्चंस भी दोगे तो 15 मिनट्स में हो जाता है, ज्यादा टाइम। वही तो बस आप नोट्स जल्दी इतना भी नहीं भेजिए। है। उतने बचे भी नहीं है। ठीक है चलो, ओके बाय बाय, नाश्ता करो, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स सर। Sir. Hi sir, thank you. Sir. हाँ हाँ बोलो बोलो। Sir, by any chance, will you be discussing the doubts of yesterday का paper, मतलब कोई हाँ पेपर का डिस्कशन करेंगे बिल्कुल करेंगे। मैंने उसका सोल्यूशन वगैरह नहीं भेजा ना आप लोगों को, इसलिए नहीं भेजा नो क्योंकि सर। कुछ मिला नहीं अभी तक? हाँ नहीं वो आएगा भी नहीं, क्योंकि मेरे को बोला था कि सर सोल्यूशन ला के भेजो, बच्चे हमारा दिमाग खाएंगे। मैंने कहा बच्चों को मेरा दिमाग खाने दो, हम लोग करेंगे डिस्कस। ठीक है सर, थैंक यू सर। ऑलराइट।